मध्य प्रदेश में 2024 में सबसे बड़ी छापेमारी हुई है, सबसे बड़ी, और इसकी चर्चा 25 में भी होगी। इसलिए साल 2024 की ये सबसे बड़ी छापेमारी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, आपको जानना चाहिए। साल 2024 के आखिरी में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि दिन बीतते गए लेकिन कार्रवाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर नए दिन के साथ कुछ नया खुलासा हो रहा है और देखते ही देखते ये कार्रवाई मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई बन गई। अब तक क्या क्या हो चुका है इस कार्रवाई में सब कुछ विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि दो अलग अलग कार्रवाई अलग अलग तौर पर डेवलप हो रही है, इसलिए दोनों पर विस्तार से बात करेंगे। दोनों के बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोनों मामलों की शुरुआत जान लीजिए। मामला पहला क्या है? 18 दिसंबर का है, जब राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने रियल एस्टेट कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग की टीम को राजेश शर्मा के यहां 10 लॉकर मिले थे और करीब 3 करोड़ का कैश जब्त किया गया था। इसके बाद जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती गई वैसे वैसे काली कमाई का खजाना भी बढ़ता गया और टीम को करीब 10 करोड़ रुपए कैश और करीब 25 लॉकर मिले। वहीं दूसरी कार्रवाई 19 दिसंबर को हुई थी, ये भी 2024 के अंतिम महीने में, इसलिए आपको ये कार्रवाई देखनी चाहिए, जब अरेरा कॉलोनी में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था और घर से करीब 40 किलो चांदी सहित कैश बरामद किया गया। बाद में कार्रवाई आगे बढ़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 54 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 11 करोड़ कैश। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुबेर का पूरा खजाना सौरभ शर्मा के पास ही है। लेकिन अब दोनों ही मामलों में नए खुलासे हो रहे हैं, तो जान लीजिए क्या क्या खुलासे हुए। मैं आपको हर बार कहता हूं कि ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन को, जाते जाते 2024 में भी इस खुलासे की पूरी जानकारी स्क्रीन को देखकर समझ जाइए। देखिए जरा, सबसे पहले बात राजेश शर्मा की करते हैं। 18 दिसंबर को भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की थी। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन का मालिक राजेश शर्मा है और सूत्रों से पता चला कि जांच में ये बात सामने आई कि भोपाल के रातीबड़, नीलबड़, मेंडोरी, मेंडोरा, बिसनखेड़ी सहित भोपाल के कई गांव में जमीन के सौदे के लिए करोड़ों रुपए कैश दिए गए थे। चंदनपुरा इलाके में भी राजेश शर्मा ने 50 करोड़ रुपए ब्लैक मनी का निवेश किया। बिलखेड़ा में भी कई पूर्व और वर्तमान ब्यूरोक्रेट्स ने जमीन खरीदी थी, इसलिए अब इस मामले में कई पूर्व और वर्तमान बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए। आयकर विभाग को भी सभी बिल्डर्स के पास से कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें कैश लेन देन की बात सामने आई है। जांच में यह भी पता चला है कि इन सब ने मिलकर शासकीय संपत्ति का भी दुरुपयोग किया, मतलब कुछ खास लोगों के लिए अलग से सड़क भी बनवाई गई। अब ये सब बिना अधिकारियों की साठ गांठ के तो नहीं होगा ना। वहीं आयकर विभाग को कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जिससे पता चलता है कि बड़े अधिकारी जो कि उस समय बड़े पद पर तैनात थे, उन्होंने राजेश शर्मा के जरिए अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी। इसलिए विस्तार से बता रहा हूं, 2024 में ही हुआ ये तो थी बात त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा को लेकर हुए खुलासों की। लेकिन इस मामले का रायपुर कनेक्शन भी सामने आया, जब आयकर विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि राजेश शर्मा ने रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका के जरिए 50 करोड़ की ब्लैक मनी को इन्वेस्ट किया है। खबर यह भी थी कि महेंद्र गोयनका विदेश भाग गए थे। इसके बाद विस्तार न्यूज की टीम में महेंद्र गोयनका ने संपर्क किया और करने का प्रयास किया और उनसे वो सभी जरूरी सवाल किए जो हवा में तैर रहे थे। और हाँ, आपको पता है ये भी 2024 में ही हुआ। विस्तार न्यूज के पास पहली बार इस छापे से जुड़े किसी बड़े शख्स का, जो कि उसमें सहभागी बताया जा रहा है, उसका खुद से फोन आया। ये भी 2024 में हुआ। इसलिए महेंद्र गोयनका की वो बातचीत आपको सुनना चाहिए कि महेंद्र गोयनका ने अपने सफाई में क्या क्या बात कही। छापे शायद 18 तारीख को सुबेरे डाले गए हैं इनकम टैक्स विभाग द्वारा, जो कि विभाग की एक रूटीन प्रक्रिया होती है, सबके यहाँ डलते रहते हैं व्यापारिक घरानों में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं IRS ऑफिसर्स। और मैं 16 तारीख को सपत्नीक विदेश गया था और 20 तारीख को वापस आ गया था। तो मेरा विदेश जाने का और आने का इस छापों से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा अपनी दूसरे कारणों से मैं गया था, अपने पारिवारिक टूर पे, और अपना वापस आ गया था। बिल्कुल सही आरोप है, बिल्कुल सही आरोप है। राजेश शर्मा मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, जैसे ही हैं, और मेरे अभिन्न मित्र थे, हैं और रहेंगे। इसमें राजेश शर्मा जी से मेरी मित्रता में कोई डाउट नहीं है मुझे, और कोई वह मेरे मित्र हैं, इस बात को बताने में कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बस अभी तो मैं 2 ही काम कर रहा हूँ। कुछ अफ्रीका में संभावनाएं तलाश रहे हैं हम लोग व्यापार की, और खनन और रियल इस्टेट का मेरा कारोबार है।
नहीं, ज़मीन वहाँ कोई नहीं खरीद सकता है। हम एज ए कंट्री, जैसे इंडिया में कोई फॉरेनर ज़मीन नहीं खरीद सकता है मेरे ख्याल से, तो हम लोग भी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ पे हम कुछ लीज वीज की प्रक्रिया है, कुछ खनन कारोबारी हैं, तो खनन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। मेरी न तो कभी किसी सौरभ शर्मा व्यक्ति से मुलाकात हुई, ना कभी मेरी बात हुई, ना मैं जानता हूँ। और जहाँ तक मैंने मीडिया के माध्यम से पढ़ा है, क्योंकि मैं मीडिया से ही पढ़ पाया हूँ इस बात को, सौरभ शर्मा और ये सोना और चांदी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी स्टेट डिपार्टमेंट की लोकायुक्त या EOW की सर्च थी, उसमें ऐसा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स और लोकायुक्त ने मिलके काम किया होगा, मिलके डेट फिक्स की होगी। वो एक कोइंसिडेंट है कि उनकी सर्च की डेट भी वही उसी दौरान होगी जब इनकम टैक्स का सर्च चल रहा होगा। महेंद्र गोयनका से बात करने के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हुई, लेकिन अब बात करते हैं सौरभ शर्मा की। कार्रवाई के बाद तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश का असली धन कुबेर सौरभ शर्मा ही है। इतना खजाना अब तक मिल चुका है कि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सौरभ शर्मा मामले में अब तक क्या क्या हुआ है जान लीजिए, ये भी देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को भोपाल में सौरभ के घर पर छापा मारा। यहाँ करीब 52 किलो चांदी मिली। इसके बाद 19 दिसंबर की रात को आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगलों से इनोवा कार में सोना भरा होने की खबर मिली। रात में भी आयकर विभाग ने मेंडोरी के जंगल पहुंचकर कार से करीब 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद किया। जांच में पता चला कि कार ग्वालियर के चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 20 दिसंबर को आयकर विभाग ने चेतन सिंह गौर को पूछताछ के लिए बुलाया। 21 दिसंबर को चेतन गौर ने पूछताछ में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का नाम लिया और खुद को उसका सहयोगी बताया। 21 दिसंबर को ही आयकर विभाग को एक डायरी भी मिली जिसमें लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ था। साथ ही डायरी में कई अधिकारियों के नाम भी आयकर विभाग को मिले। 22 दिसंबर तक जांच में ये बात सामने आ गई कि सौरभ शर्मा ने एक साल में करीब 100 करोड़ का लेन देन किया है। 23 दिसंबर को इस मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने सौरभ और उसके दोस्त चेतन के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू की। इसके बाद ईडी ने सौरभ शर्मा के कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ये सब जानने के बाद आपको एक बार ये भी बता देता हूं कि सौरभ शर्मा आखिर है कौन। 2024 में सबसे बड़ी छापेमारी का व्यक्ति कौन है, ये जान लीजिए आप। दरअसल सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में कांस्टेबल था और ये नौकरी उसे 2015 में पिता के निधन के बाद मिली। और परिवहन विभाग में कांस्टेबल रहते हुए सौरभ ने कैसे करोड़ों रुपए की काली कमाई की, यही सब आपको समझाने के लिए पूरी स्क्रीन डिजाइन की गई है। स्क्रीन पर आपको टोल नाका नजर आ रहा है, ये खुला देखा आपने, बस यही टोल नाका काली कमाई की जड़ है। कैसे? बगल में रखी है बोरी, वहां देखिए कैसे पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये सब समझ लीजिए। परिवहन विभाग में नौकरी लगने के बाद सौरभ ने अपनी पोस्टिंग टोल नाके वाले विभाग में करवाई और नाके पर अवैध वसूली शुरू कर दी। नाकों पर ट्रकों से अवैध वसूली करके एक दिन में लाखों की कमाई की। इसके बाद धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाने के बाद और अधिकारियों से साठ गांठ करके सौरभ चेक पोस्ट का ठेका भी लेने लगा। मध्य प्रदेश में कुल 47 चेक पोस्ट थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनमें से 23 का ठेका सौरभ शर्मा के पास था। इन सभी टोल नाकों से करोड़ों की संपत्ति बनाने के बाद सौरभ शर्मा ने नौकरी छोड़ दी। ये तो थी बात सौरभ शर्मा की, उसके प्रोफाइल की। अब इस हेरा फेरी की शिकायत के बाद इसी साल जुलाई में मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने सभी चेक पोस्ट को बंद कर दिया था। जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू हुई और परिवहन विभाग का नाम आया तो CM ने फिर से अपनी कार्रवाई सबको याद दिलाई। क्या कहना था CM मोहन यादव का, ये भी सुन लीजिए। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। लेकिन जब इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो और राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। बस इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। 24 दिसंबर को इस मामले पर शुरू होती है राजनीति और राजनीति की ऑफिशियल शुरुआत होती है दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक बीजेपी पर कई आरोप लगाए और कई बड़े नेताओं का नाम भी लिया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह के आरोप क्या थे। दिग्विजय सिंह का सबसे प्रमुख आरोप था कि बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत
पर सीधा निशाना साध रहे थे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था कि परिवहन और राजस्व मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को ही दिया जाए। इसके बाद हमारी सरकार ने एक बोर्ड बनाया जो कि ये तय करेगा कि किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब शिवराज सरकार बनी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव के बाद परिवहन मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया और सिंधिया ने ही दबाव बनाते हुए बोर्ड भी भंग करा दिया था। दिग्विजय सिंह के सभी आरोपों में प्रमुख तौर पर कोई निशाने पर था तो वो थे मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। और अब गोविंद सिंह राजपूत ने शायराना अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार भी किया था। आपको पता है 2024 में ही ये सब हुआ। क्या कहना था दिग्विजय सिंह का और क्या पलटवार किया था गोविंद सिंह राजपूत, जाते जाते ये भी सुन लीजिए। क्या ये पूरी संपत्ति कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है? जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा? दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। तो ये था पूरा मामला और मध्य प्रदेश के इतिहास में हो रही अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का अपडेट। सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया क्योंकि इसकी चर्चा 2025 में भी होनी है, इसलिए 24 में अब तक जो हुआ आपको हर दिन बता ही रहा था, लेकिन जब आखिरी दिन है तो ये भी बताना आपको जरूरी था।